या MAO कहा जाता है, MAO कहा जाता है। ये एक्चुअली होता क्या है? पिछली वीडियोस में आपने देखा कि जब किसी कंपनी का फॉर्मेशन करना होता है तो उसके लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है किसके पास? किसी रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन करने के लिए कुछ फॉर्मेट होते हैं एप्लीकेशंस के, उसको सबमिट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, भरना पड़ता है और ले जा करके सबमिट करना पड़ता है रजिस्ट्रार के सामने। वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से 3 डॉक्यूमेंट बहुत ही मेन है। पहला डॉक्यूमेंट है सीमा नियम, जिसको MAO भी कहा जाता है। दूसरा डॉक्यूमेंट है अंतर नियम, जिसको AOA भी कहा जाता है। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रोस्पेक्ट कहा जाता है, विवरण पत्रिका कहा जाता है। तो आज का जो वीडियो है वो सीमा नियम पे है आधारित। सीमा नियम मीन्स MAO। MAO क्या होता है इसके बारे में है। एक सामान्य सी भाषा में MAO का मतलब हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई कंपनी बनाई जाती है तो कंपनी के जो प्रवर्तक होते हैं वो आपस में बैठ करके डिस्कस करते हैं कि ये जो कंपनी हम लोग बना रहे हैं इस कंपनी के क्या क्या रोल्स होंगे, कंपनी कैसे कैसे काम करेगी, कंपनी में कौन क्या करेगा, ये सारा। इट मीन्स कि एक उदाहरण लेते हैं, जब कोई देश आज़ाद होता, हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद इस देश को रूल कैसे करना है, चलाना कैसे है, इसके लिए हमारे भारतीय संविधान की स्थापना हुई। सेम एज अगर कोई कंपनी बनानी होती है, कोई कंपनी जब बनती है तो उसके भी संविधान की स्थापना होती है, संविधान का निर्माण होता है। और वो जो संविधान होता है वो क्या होता है? वो होता है सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उप धारा 56 में सीमा नियम को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार कंपनी के सीमा नियम से आशय कंपनी के उस सीमा नियम से है जो पिछले कंपनी अधिनियम की अंतर्गत या कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत मूल रूप से बनाया गया है अथवा समय समय पर संशोधित किया गया है। इसको थोड़ा सा और ब्रीफ कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ, जिससे कि समझ में आए, दिमाग में बैठे। ये जो MAO होता है नॉर्मली कंपनी की मर्यादाओं और सीमाओं, शक्तियों और अधिकारों तथा लक्षणों और उद्देश्यों का विस्तार, ये जो पॉइंट्स हैं इनको क्लियरली मेंशन करके, क्लियरली मेजर करके, 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को दिखाया जाता है कि भाई कंपनी की सीमाएं क्या क्या होंगी, कंपनी की शक्तियां क्या क्या होंगी, कंपनी के अधिकार क्या क्या होंगे, कंपनी का उद्देश्य क्या होगा। ये सारे पॉइंट्स, जिस डॉक्यूमेंट में ये सारे पॉइंट्स मिलते हैं, उन सारे पॉइंट्स को सीमा नियम कहा जाता है। सीमा नियम कंपनी का वह प्रलेख है जिसमें कंपनी से संबंधित उन मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख रहता है जिन पर कंपनी का निगमन आधारित है। तो कंपनी को बनाने के लिए जो भी मूलभूत सिद्धांत हैं उनका उल्लेख जिस डॉक्यूमेंट में होता है उस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? सीमा नियम कहते हैं। यह कंपनी का चार्टर भी होता है। यह कंपनी का चार्टर भी होता है। अब चार्टर क्या होता है? चार्टर का मतलब आज्ञा पत्र। तो ओवरऑल जो सीमा नियम होता है उसमें क्लियरली ये मेंशन होता है कि भाई ये जो कंपनी बन रही है इसके अधिकार क्या है, ये कैसे काम करेगी, इसके अपनी शक्तियां क्या क्या हैं, इनके उद्देश्य क्या क्या है, इस कंपनी के लक्षण क्या क्या होंगे, ये सारी चीजें क्लियरली मेंशन होती हैं जिस डॉक्यूमेंट में। उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? सीमा नियम या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या MAO। तो
आगे हम लोग समझेंगे सीमा नियम की विषय वस्तु क्या क्या है। विषय वस्तु का मतलब होता है कि सीमा नियम को बनाते समय किन किन पॉइंट्स को सीमा नियम के अंतर्गत नोट डाउन करना है, लिखना है। मीन्स कौन कौन से वो क्लॉजेज हैं जो सीमा नियम के अंतर्गत कवर होते हैं। तो ये पॉइंट्स हम लोग सीमा नियम की विषय वस्तु में समझेंगे। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुसार सीमा नियम में निम्न बातों का उल्लेख होना अनिवार्य होता है। कौन कौन सी बातें हैं वो? पहला है कंपनी का नाम खंड। जैसा कि नाम ही से स्पष्ट है, इस खंड में कंपनी का नाम क्या रखना है, इस पे स्पेशली सारी चर्चाएं होनी है। वैसे तो जो कंपनी के प्रवर्तक होते हैं वो फ्री होते हैं, जो कंपनी के प्रवर्तक होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, वो फ्री होते हैं कि हम अपने कंपनी का नाम कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उसमें, जैसे कि भाई जब आप अपनी कंपनी का नाम रख रहे हैं तो भैया आपको ऐसा रखना पड़ेगा कंपनी का नाम कि उसमें कोई भ्रम वाली स्थिति ना हो। भ्रम की स्थिति का मतलब कि वो देखने में कुछ सरकार टाइप का उपक्रम ना लगे। भाई कोई सरकारी चीज़ों का नाम लिख दिया आपने, भारत का कुछ ऐसा नाम रख दिया कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऐसा, मतलब लोगों को लग रहा है कि ये सरकारी कंपनी है, तो ऐसा नाम आपको नहीं रखना है। कारण क्या है कि जब किसी भी नाम के साथ, किसी भी कंपनी के साथ सरकारी कुछ ऐसा जुड़ जाता है तो होता क्या है, लोग उस पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। तो सरकार नहीं चाहती पछड़े में पड़ना, उसने क्लियर कर दिया कि जब आप नाम रख रहे हो तो कुछ सरकार टाइप की चीज उसमें नहीं आनी चाहिए। आप कंपनी का नाम बनाइए, लेकिन जो कंपनी का नाम आप रख रहे हैं रजिस्टर करने के लिए, वो ऐसा होना चाहिए कि भैया कोई और दूसरी कंपनी उस नाम से रजिस्टर्ड ना हो। क्योंकि जैसे ही कोई दूसरी कंपनी उस नाम से रजिस्टर्ड होगी तो फिर दो कंपनियां एक ही नाम से हो जाएंगी, कंफ्यूजन पैदा होने लगेगी। जैसे टाटा ग्रुप, अब टाटा साहब की कंपनी है टाटा ग्रुप, मैं भी एक कंपनी बनाऊं टाटा ग्रुप के नाम से, भ्रम वाली स्थिति पैदा हो गई। दो लड़के एक नाम से नहीं हो सकते, अलग अलग नाम रखना पड़ेगा, तो वो मैटर आ जाए। कंपनी के नाम खंड में प्रमुखता से दो पॉइंट्स मेन है। कौन कौन से वो पॉइंट हैं, आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, कोई भी कंपनी अपना नाम ऐसा नहीं रख सकती जो किसी दूसरी निगमित कंपनी के नाम के समान या उससे मिलता जुलता है। यदि कोई वर्तमान कंपनी जिसका नाम किसी नवनिर्मित कंपनी द्वारा धारण किया गया है यह अनुभव करती है तो इन दोनों कंपनियों के मिलते जुलते नाम के कारण जो भ्रम उत्पन्न होता है उसको लेकर के जो पहली कंपनी है वो जा करके न्यायालय में, जो पहली दूसरी कंपनी जो बाद में बनी है नवनिर्मित कंपनी है उसके खिलाफ व्यपदेश के लिए आवेदन कर सकती है। ये पॉइंट थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझते हैं इसको कि अगर कोई कंपनी, पहला तो भाई कोई कंपनी दूसरे का नाम रख ही नहीं सकती, और अगर रखती है और रखने से ये पाया जाता है कि कुछ भ्रम हो रहा है, मार्केट में फैल रहा है, दो कंपनी एक ही नाम से भ्रम हो रहा है, कुछ धोखा हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में जो पहले से रजिस्टर्ड कंपनी है वो न्यायालय का दरवाजा जाकर के खटखटा सकती है। और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? दूसरा पॉइंट यह है कि प्रत्येक पब्लिक कंपनी को अपने नाम के अंत में सीमित यानी लिमिटेड लिखना बड़ा जरूरी है। और प्राइवेट कंपनी के लिए अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द जोड़ना अनिवार्य है। दो पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं। पहला कि अगर कंपनी पब्लिक कंपनी है
तो उसको अपने नाम के आगे लिमिटेड लिखना पड़ेगा। अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो उसको अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि नोट डाउन होने चाहिए आप लोगों को, ये थोड़ा सा रटना पड़ेगा, कंठस्थ होना चाहिए। कारण क्या है कि नाम खंड में स्पेशली ये 2 पॉइंट्स ही हैं जिसको आप लोगों को अपनी एग्जाम्स में, परीक्षाओं में लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो पॉइंट है वो रजिस्टर्ड कार्यालय खंड है, आरओ, रजिस्टर्ड ऑफिस। इस खंड में पहला तो भाई उस राज्य का नाम आपको लिखना पड़ेगा जिस राज्य में आपकी आरओ है। दूसरा, कौन से जिले में आपकी आरओ है, वो जिले में किस लोकेशन पे आपकी और आरओ है, मतलब आपकी जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एग्जैक्ट जो एड्रेस है वो रजिस्टर्ड कार्यालय खंड में आपको लिखना पड़ेगा। इसके साथ कुछ एक पॉइंट्स और हैं कि भैया अगर आप की जो कंपनी है उसका जो रजिस्टर्ड कार्यालय है उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करेंगे तो आपको रजिस्ट्रार के यहां जाकर के उसको फिर से रजिस्टर कराना पड़ेगा। ये जो रजिस्टर्ड कार्यालय संबंधी खंड है इसको धारा 12 जो है, जो सेक्शन 12 है, उसमें डिफाइन किया गया। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 12 के अनुसार निगमन की तिथि के दिनांक से 30 दिनों की अवधि में प्रत्येक कंपनी को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि उसका रजिस्टर्ड कार्यालय किस स्थान पर किस स्थिति में होगा। और ये जो अगर वो क्लियर हो जा रहा है तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रार को प्रेषित भी करना पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा। तो ओवरऑल ये है आपका रजिस्टर्ड कार्यालय खंड या आरओ खंड। ठीक है, अगला खंड हम लोग देखते हैं। अगला खंड है उद्देश्य खंड। उद्देश्य खंड को कंपनी अधिनियम की धारा 13 में के का से लेकर के घा तक के जितने भी उपखंड हैं उसमें इनको वर्णित किया गया है उद्देश्य खंड को। उद्देश्य खंड का मतलब क्लियर है। उद्देश्य खंड का मतलब बस क्लियर इतना है कि भाई जो कंपनी बनाई गई है उसका उद्देश्य क्या है। बस उद्देश्य खंड में यही क्लियर करना जरूरी है कि भाई जो कंपनी बन रही है उसको बनाने का उद्देश्य क्या है। अब उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज ये जो कंपनी आई, तो जब ये कंपनी बनी तो जो धीरू भाई अंबानी साहब थे इन्होंने इस कंपनी को बनाने के पीछे अपना ऑब्जेक्ट क्या रखा, पेट्रोलियम का व्यवसाय करना चाहते थे। तो ऐसे ही जो आप कंपनी बना रहे हो या नई कंपनी जो बन रही है उसका उद्देश्य क्या है। वो ऑटोमोबाइल का काम करेगी, धंधा करेगी, ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, वो क्लॉथ सेल्स करेगी, वो जो है पानी बन का बॉटल बनाएगी, मतलब बहुत सारे बिजनेसेस हैं। तो जो भी कुछ करेगी वो कंपनी, वो ऑब्जेक्ट जो खंड है, उद्देश्य खंड है, उसमें जाके उसको क्लियर करना पड़ेगा। चलिए, तो जो अगला खंड है वो है सीमित दायित्व खंड, लिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज। लिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज में पॉइंट्स आते हैं कि जो कंपनी है जिसका हम लोग निगमन कर रहे हैं उसके दायित्व क्या क्या है, मतलब कि उस कंपनी के सदस्यों के दायित्व का स्वरूप किस प्रकार का है। मतलब कंपनी का दायित्व मतलब कंपनी के सदस्यों का दायित्व किस प्रकार का है। नॉर्मली 2 प्रकार के दायित्व होते हैं, लायबिलिटीज 2 प्रकार की होती हैं जब कोई कंपनी फॉर्मेट होती है। तो उसमें पहला जो अंश सीमित दायित्व होते हैं, वही हो सकता है उनके जो सदस्य हैं उनके जो लायबिलिटीज हैं वो या तो अंशों द्वारा सीमित हो या फिर गारंटी द्वारा सीमित हो। तो ये जो पॉइंट मतलब जो लायबिलिटीज हैं वो किस प्रकार की लायबिलिटीज होंगी,
कौन सी स्थिति में क्या करना होगा, ये सारा जो पॉइंट है वो लिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज या सीमित दायित्व उपखंड में ये पॉइंट टू पॉइंट सारा लिखा रहेगा, आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगला जो पॉइंट है वो है पूंजी खंड। पूंजी खंड में सामान्यतः ये सारे पॉइंट, वो सारे पॉइंट्स कवर होते हैं कि भैया ये जो कंपनी बन रही है उसकी पूंजी कितनी है, उसकी पूंजी कितनी है, वह अंशों में किस प्रकार विभक्त की गई है, और जो भी पूंजी से संबंधित, उनकी जो कैपिटल से संबंधित जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे पूंजी खंड या कैपिटल क्लॉज में आपको मिलेंगे। अगला जो हमारा खंड आएगा उसको हम लोग अनुहस्ताक्षर खंड कहते हैं। अब ये जो अनुहस्ताक्षर खंड होता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस खंड में आपको कंपनी के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर इस डिक्लेरेशन के साथ मिलेंगे। वो सारा डिक्लेयर करते हुए मिलेंगे कि भैया ये जो पूरा सीमा नियम बना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना है, इसको हम सारे लोगों ने मिलकर बनाया है। अब इन जो सारे पॉइंट्स बने, इन सारे पॉइंट्स पर हम सारे लोग एग्री करते हैं और इसके बाद ये सारे लोग वन बाय वन नीचे सिग्नेचर करते हुए जाएंगे। अब इसमें अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी है तो उसके अंत में कम से कम 7 सदस्यों के नाम और उनके हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं, और यदि वो प्राइवेट कंपनी है तो उसके अंत में कम से कम 2 सदस्यों के हस्ताक्षर और उनके नाम अनिवार्य हैं। एक पॉइंट और इसी में होगा हस्ताक्षर खंड में कि भैया ये सारी चीजों के लिए एक गारंटर भी चाहिए या साक्षी भी चाहिए। गारंटर नहीं करेंगे, सॉरी, साक्षी चाहिए एक। और साक्षी क्या करेगा? प्रमाणित करेगा कि हाँ भैया ये सारे लोगों ने मेरे सामने इस पे सिग्नेचर किया हुआ है। अब आप पूछ सकते हो कि भैया मान लिया हमारे उसमें 7 लोग हैं तो क्या 7 लोग एक दूसरे के हस्ताक्षर को प्रमाणित कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हस्ताक्षर को प्रमाणित करने के लिए कोई 8वां आदमी चाहिए। तो ओवरऑल ये था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसके बारे में आप सारे लोगों ने विस्तृत रूप से समझाया जाना है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और सारी वीडियोस पाने के लिए जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करें और पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।